जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पीछे के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था, संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सारे का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। इस संबंध में अगर कोई आपको डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एकदम क्लैरिफाई करके उसको आपको बता दूंगा। ठीक है। अब जितनी भी संख्याएं हम लोगों ने पढ़ी हैं वो संख्याएं आखिर में आई कहाँ से। इतनी संख्याएं, गणित में जितनी भी संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं, चाहे जो भी संख्या हो, उन सब का माई बाप कौन है, सबका गार्जियन कौन है, कौन है, सम्मिश्र संख्या। उन सब का मालिक एक सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक। इस सम्मिश्र संख्या के दो पार्ट होते हैं, एक होता है काल्पनिक भाग, एक होता है वास्तविक भाग। काल्पनिक भाग को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और वास्तविक भाग को रियल पार्ट कहते हैं। ठीक। तो कोई भी संख्या इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कोई भी संख्या के दो पार्ट होते हैं, हमेशा दिमाग में रखना, एक काल्पनिक, एक वास्तविक। ठीक है। आपको दिखता तो सारा वास्तविक में, हम लोग देखते सारा वास्तविक में, लेकिन जब आप एडवांस और बहुत ऊपर एडवांस मैथ या उसके ऊपर पढ़ेंगे तो सारी संख्याओं का एक साथ देखा जाता है। ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या सबसे टॉप पे, फिर उसके दो भाग सम्मिश्र संख्याओं के, एक काल्पनिक, एक वास्तविक। वास्तविक में सारा आ जाएगा फिर। ठीक है। तो सबका माई बाप वही है, कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम लोग एडवांस मैथ में पढ़ते हैं या इंटर से शुरू करते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा उस फ्लो चार्ट को समझ लें। जितनी भी संख्याएं मैंने बताई हैं उन संख्याओं को कैसे कैसे कौन किसके किसके अंदर आता है, फिर उसके वेन डायग्राम को समझेंगे। ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो मैंने ये देखिए पूरा फुल चार्ट मैंने बनाया, संख्या पद्धति का फ्लो चार्ट। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है। तो मैंने लिखा है संख्या पद्धति का फ्लो चार्ट। क्या लिखा है, दुनिया की हर संख्या इसी में है। किसमें, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, C बराबर A+IB। मैंने बताया ना भी कि जो सम्मिश्र संख्या है वो सबका माई बाप, इन जितनी भी संख्याएं हैं सबका माई बाप सम्मिश्र संख्या है। सबके माता पिता मतलब एक तरह से गार्जियन यही है, यहीं से सब लोग पैदा हुए हैं। देखिए चेन, इसका ये, फिर इसके बाद इसका ये, ऐसा चेन जैसे आपका पूर्वजों के बाद धीरे धीरे चेन बढ़ती गई तो फिर आप आए होंगे, उसी प्रकार ये पूर्वज है और सारा चेन बढ़ती बढ़ती देखिए कहाँ तक विषम विषम तमाम आ गए। ठीक है। तो संख्या पद्धति में सबसे ऊपर सम्मिश्र संख्या, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा है कि दुनिया की हर संख्या इसी में है, सम्मिश्र संख्या में। ठीक। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, C से लिखते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। और किस में, C बराबर A+IB। अब A जो है वास्तविक संख्या है, B भी वास्तविक संख्या है। चूंकि B में I से B में क्या है, मल्टीप्लाई है, गुणा है, इसलिए ये पूरा IB अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक भाग हो जाएगा। और A क्या है, वास्तविक भाग है। ये पूरी सम्मिश्र संख्या है, इसमें ये वास्तविक भाग है, ये काल्पनिक भाग है। दोनों मिला के गुणा करने पे अगर केवल B को देखेंगे, ओनली B, तो ये भी रियल नंबर ही है। ठीक है। लेकिन रियल नंबर में इमेजिनरी से मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसलिए ये पूरा पद जो है आपका किस में चला गया, इमेजिनरी नंबर में। ठीक है। तो अच्छा, जैसे हम लोग 5 को लिखते हैं तो 5 को हम लोग नॉर्मल में तो ऐसे लिखते हैं, रियल नंबर है ये, लेकिन इस 5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, 5 + 0i, 5 प्लस, अब देखिए ना ये है ना A+IB के रूप में है कि नहीं। यहाँ B बराबर क्या है, 0 है, और I अपने स्थान पे है, A बराबर 5 है। तो 5 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 0i A+IB। ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि सब करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। ठीक। तो 5 को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है। ये एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ेंगे तब। तो सम्मिश्र संख्या आपको समझ में आ गई। अब इसके दो, सबसे पहले इसके दो पार्ट हैं, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। ठीक। यहाँ भी वही है ना, देखिए वास्तविक संख्या, ये पूरा पार्ट काल्पनिक संख्या। तो वही चीज़ है,
ये वास्तविक, ये काल्पनिक। तो काल्पनिक वाला मैंने यहाँ लिख दिया इमेजिनरी नंबर जो आई से डिनोट होता। अब आई में किसी भी रियल नंबर से गुणा करेंगे, किसी भी वास्तविक संख्या से गुणा कर देंगे तो वो काल्पनिक में ही बदल जाएगा। ये आई एक तरह से कहीं जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी है। इस जादू की छड़ी से किसी भी रियल नंबर को आप टच करेंगे तो क्या बदल जाएगा, वो दोनों काल्पनिक संख्या में चला जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो भाग, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, इसको √-1 इक्वल टू आई, ये इसका मान है, बस दिमाग में रखना है। और 3i 5i ऐसे देखिए, 3i 5i क्या है, 3 क्या है, रियल नंबर है, आई में आपने गुणा कर दिया तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया वो काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर लिखा है। इसे नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है, संख्या रेखा पर यही रियल नंबर दिखाई जाती है। बीच मैंने बनाया ना कि 0, फिर एक तरफ 1 2 3, दूसरी तरफ -1 -2 ऐसा जाता है ना डाटा इनफाइनाइट तक, वही रियल नंबर है। तो इस रियल नंबर को हम लोग रियल लाइन पे दिखा सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस रियल नंबर के दो पार्ट हैं, एक है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन सारों की परिभाषा तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बस आपको देखना है कौन किस में आ रहा है। रेशनल नंबर को p/q के रूप में लिखते हैं, अब जान ही रहे हैं, और इरेशनल नंबर जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, और यहाँ पे देखिए, यहाँ p/q के रूप में लिखा जाएगा और q डज नॉट, q कभी 0 नहीं हो सकता। p और q क्या है, पूर्णांक है, यहाँ भी p और q क्या है, पूर्णांक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है जो न खत्म हो और न रिपीट हो, अपरिमेय संख्या मैंने लिखा है जो न खत्म हो न रिपीट हो। तो जब मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताऊँगा, दशमलव प्रसार, तो उसमें आता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। आपने हिंदी में सुना होगा शांत दशमलव, अशांत दशमलव, तो ये उसी से संबंधित है, जो न खत्म हो न रिपीट हो। तो जब मैं उसको बता दूंगा तो ये चीज़ आप फिर इसको देख लीजिएगा कि समझ में आएगा। ठीक, पाई क्या है, अपरिमेय है, √2 क्या है, अपरिमेय। ये सब क्यों अपरिमेय हैं ये मैं आगे बताऊंगा, जब एक्सपेंशन बताऊंगा तो वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम आपको शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा कि परिमेय कैसे पहचाने, अपरिमेय कैसे पहचाने। आज तक दुविधा बनी हुई होगी आपकी। ठीक है, तो अपरिमेय हो गया, ये अलग हो गया, ये परिमेय हो गया। ठीक, अब परिमेय संख्या को ही दो भाग में हम लोग बांट दिए हैं, एक पूर्णांक, एक फ्रैक्शन। मैंने बताया था पीछे की क्लास में कि जो फ्रैक्शन है वो परिमेय का ही एक रूप है, तो परिमेय का ही एक रूप हो गया फ्रैक्शन, और पूर्णांक भी परिमेय का ही एक भाग है। तो पूर्णांक में क्या क्या आएगा, अच्छा फ्रैक्शन मैंने बताया था, फ्रैक्शन क्या है, जिसके हर का मान 1 कभी नहीं हो सकता, वही फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में लिखा 3/4 2.5। अब इसको देखिए, पूर्णांक, ऋणात्मक और पूर्ण संख्या। पूर्णांक में दो आते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो ऋणात्मक पूर्णांक में नेगेटिव इंटीजर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, -1 -2 -3 -4, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, पूर्णांक में क्या क्या आते हैं, 0 भी आता है, 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट आता है, -1 -2 ए बी डॉट इनफाइनाइट है, सब आता है। अब दो भागों में ये हो गया। अपूर्ण संख्या में, होल नंबर में आप देखेंगे तो 0 1 2 3। अब इसको होल नंबर को भी हम लोग को दो भाग में बांट कर दिया, एक तो नेचुरल नंबर। ठीक, अच्छा इसी नेचुरल नंबर को हम लोग धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, यहीं कहीं नोट कर लीजिएगा। इसी नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। मैंने लिखना छोड़ दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर धनात्मक पूर्णांक का नाम आए तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, और 0 अलग हो गया पूर्ण संख्या से अलग। ठीक, अब इस प्राकृतिक संख्या में इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और 1। इस नेचुरल नंबर में ये सब आ रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, ये सब किसके रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादातर नेचुरल नंबर के ही रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। समझ रहे हैं,
पूरे पूर्णांक के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ा जाता। अगर पूरे पूर्णांक के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो केवल 1 2 3 4 नहीं रहेगा, 0 भी आ जाएगा, -1 -2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है कि नेचुरल नंबर की बात हो रही है, कि पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, कि केवल इंटीजर चर्चा कर रहा है, ओनली इंटीजर की चर्चा अगर करेगा तो ये जान लीजिए कि उसमें सब कुछ आ जाएगा, 0 भी आएगा, माइनस वाला भी सब आ जाएगा, प्लस वाला भी सब आ जाएगा। तो इस तरह से दिमाग में रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो प्राकृतिक संख्या में सम संख्या इवन नंबर वही जो 2 से विभाज्य हो, जिसका शेषफल क्या है 0 विभाज्य होने। विषम संख्या जो 2 से विभाज्य न हो या शेषफल 1 आए। अभाज्य संख्या आप जान ही रहे हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। भाज्य संख्या मिनिमम 3 फैक्टर्स और एबव। ठीक, भाज्य संख्या और एक को मैं आपको बताया ही था कि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। और इसकी एक खासियत और है एक न तो भाज्य और न अभाज्य है। ठीक, और शून्य की क्या है, शून्य ना तो धनात्मक इंटीजर है ना तो ऋणात्मक इंटीजर है। ठीक है, दिमाग में रखेंगे, हमेशा इसको निल ही माना जाता है। ठीक, तो इसी तरह से आप इस चार्ट को बनाइएगा। और इन सबसे मत कन्फ्यूज हो कि ये पाई अपरिमेय है तो क्यों है, √2 अपरिमेय क्यों हो गया, क्योंकि √2/1 लिख देंगे तो p/q के रूप में लिखा जा रहा है। हालांकि मैं बता ही देता हूँ, p और q क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक में क्या क्या आता है, 1 2 3 0 और -1 -2 सब इनफाइनाइट तक। तो √2 तो कहीं वहाँ पे नहीं है, तो p है, p बराबर √2 यानी कि ये पूर्णांक नहीं है। तो इसी तरह से क्या सिद्ध हो गया, ये अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय है। ठीक है, तो भाई p/q के रूप में नहीं लिखा जा रहा है ना, कैसे लिखा जाएगा बताइए। p क्या है, p पूर्णांक है ना, तो √2 पूर्णांक है, इंटीजर है नहीं है। इंटीजर में मैंने आपको क्या क्या बताया था, 0 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट और -1 2 3 5 डॉट इनफाइनाइट। तो √2 कहाँ उसमें आ रहा ही नहीं रहा है कहीं। ठीक है, तो समझ, इस तरह समझना है। तो ये संख्या पद्धति का फ्लो चार्ट आप इसको बना लीजिएगा। अब आइए इस फ्लो चार्ट से संबंधित वेन डायग्राम को भी समझ लेते हैं। संख्या पद्धति पर वेन डायग्राम। अब देखिए, मैंने आप लोग देखते ही हैं कि ज़्यादातर लोग बताते हैं कि वेन डायग्राम को किस पर बनाते हैं, गोले में बनाते हैं। तो आप भी गोला देख देख कर सोचे होंगे कि ये क्या आपने बना दिया है, ये आयत। तो भाई मैं आयत बनाया हूँ तो आयत में आप समझ लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि गोला देख के और गोले में ही आप घूमते रहिए। गोले से भी समझ सकते हैं, आयत से भी समझ सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, समझना चाहिए बस केवल आपको। ठीक है, तो मैंने क्या ये बनाया है, ये वेन डायग्राम बनाया है, आयत पे बनाया है, संख्या पद्धति पर वेन डायग्राम। और देखिए इसमें सबका मुखिया कौन है, ये बड़ा वाला आयत, क्या नाम है इसका, समृद्ध संख्या। मैंने लिखा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे बड़ा, सबका मालिक, इसी के घर में सब लोग हैं। फिर इस समृद्ध संख्या मतलब इस बड़े वाले, सबसे बड़े वाले आयत में 2 पार्ट आता है, एक काल्पनिक संख्या का और एक ये जो मैं बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ऐसे देखिएगा, ये दूसरा आयत। ये क्या है, ये वास्तविक संख्या का है और ये काल्पनिक संख्या का है। तो 2 मैंने बनाया है, समृद्ध संख्या में 2 है, एक वास्तविक संख्या का पूरा ये बड़ा वाला और एक काल्पनिक संख्या का ये। ठीक, तो 2 हो गया, इसी समृद्ध संख्या के अंतर्गत 2 हो गया। ठीक, अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये सारे आ रहे हैं सभी। अब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों अलग अलग हैं। तो अपरिमेय का मैंने देखिए अलग बना दिया है और परिमेय का ये पूरा बड़ा वाला बना दिया है। वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या वाले ही गोले में ये भी है गोला और ये भी पूरा गोला है। ठीक, अब अपरिमेय संख्या हो गई अलग, है तो वास्तविक संख्या में ही अपरिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या से अलग है ये। अब ये बड़ा वाला जो आयत है वास्तविक संख्या के अंतर्गत, तो जो परिमेय संख्या वाला आयत है, ये वाला, ये इसी
आयत में परिमेय संख्या में पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक वाला मैंने इंटीजर का बना दिया, और इंटीजर के अंतर्गत ही पूर्ण संख्या आती है और नेगेटिव वाले भी आते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव वाले मान लीजिए ये सब हैं, बाकी पूर्ण संख्या को ये मैंने बना दिया। ये जो नेगेटिव वाले हैं ये सब मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव वाले -1 -2 -3 -4 ये सब मान लीजिए चलिए भरा हुआ है। ठीक, बाकी जो पूर्ण संख्या जो पॉजिटिव और जीरो ये इसमें आ गए, इस वाले में आ गए। ठीक, और पूर्ण संख्या में भाई पूर्ण संख्या में क्या 0 होता है और 1 2 3 4 होता है, मैंने प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या में मान लीजिए 0 यहाँ पे है, बाकी ये प्राकृतिक संख्या हो गई, इसी में आ गई। ठीक, अब आइए प्राकृतिक संख्या वाले गोले पे। ये प्राकृतिक संख्या का गोला है भाई, गोला निकल रहा है मुँह से तो उसको कुछ अलग मत ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या है। अब इसी प्राकृतिक संख्या में सम संख्या, विषम संख्या, मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या को 2 आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। एक तो 2 के विभाज्यता के आधार पे, एक नंबर ऑफ फैक्टर्स के आधार पे, माने भाजकों की संख्या के आधार पे दोनों विभाजित कर सकते। तो मैंने केवल इवन और ऑड वाला लिखा है, बाकी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत वो भी आ जाएंगे, भाज्य और अभाज्य। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स भाजकों की संख्या के आधार पर जो विभाजित 2 निकले थे, कौन कौन, भाज्य और अभाज्य, वो भी इसी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ही आता है। कुछ विषम में आएगा, कुछ सम में आएगा, तो मैंने केवल इसी सम विषम को ही ले लिया है। ठीक, तो ये हो गया आपका संख्या पद्धति पर वेन डायग्राम। ऐसे ही आपको बना लेना, चाहे इसको गोला में करके बना लीजिए, चाहे ऐसे बना लीजिए, जैसे भी आपको आसानी हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और समझिएगा कि कैसे कैसे क्या है। तो अब हम लोग संख्या संबंधित सारी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आगे क्लास में जो मैंने आपको बताया अभी कि क्या बचा है, दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, जो यह क्लियर करेगा कि कौन संख्या परिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है। और ये भी मैं आगे क्लास में बताऊंगा कि पाई और 22/7, पाई का मान सन्निकट 22/7 होता है, लेकिन 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है, अब पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसकी भी गुत्थी मैं आगे की क्लास में खोलूँगा। अब आप सोचेंगे कि 22/7 तो पाई का ही मान है, तो ये परिमेय कैसे हो गया 22/7 और पाई अपरिमेय कैसे हो गया। सोचते रहिए, उस पर जाकर देखिएगा भी, लेकिन मैं इसको आगे की क्लास में क्लियर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करिए, वीडियो देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।